नामक गांव में बिरजू नाम का एक नाई रहता था। वो गांव का बहुत पुराना नाई था और सभी लोग बाल कटवाने के लिए उसके पास ही आते थे। बिरजू का एक बेटा भीम था, जिसे अपने साथ काम पर लगाने के लिए दिन रात उससे मिन्नतें करता था। अरे बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें अब हमारा काम संभाल लेना चाहिए। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, एक नाई का बेटा नाई ही बनता है, राजा नहीं बन सकता। परंतु तुम्हारे भेजे में तो कोई बात ही नहीं जाती। तुम मेरे साथ काम सीखना शुरू करोगे, अभी तो दुकान संभाल पाओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे ये नाई का काम नहीं करना, मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, एक नाई के बेटे होकर तुम ये सब बातें कर रहे हो, तुम्हें ये काम नहीं पसंद। तुम नाई नहीं बनोगे तो क्या राजा बनोगे? बाप बेटे में आए दिन यही खटपट चलती रहती, परंतु भीम किसी भी तरह से अपने पिताजी का काम संभालने के लिए तैयार नहीं था। वो हमेशा मन ही मन सोच किस तरह वो एक काम से पीछा छुड़ाए। रोज के बहस से तंग आकर आखिर एक दिन भीम घर छोड़कर चला जाता है। अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल देता है और मन ही मन सोचता है, इस गांव को ही छोड़कर चला जाता हूँ, किसी दूसरे गांव जाकर मैं अपनी जिंदगी शुरू करूँगा नई तरह से। मुझे कोई भी नहीं जानता हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक नाई का बेटा हूँ। इसी तरह चलते चलते भीम अपने गांव से बहुत दूर एक अजनबी गांव में पहुंचता है। सामने उसे एक मंदिर दिखता है। भीम मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के पंडित जी उससे पूछते हैं, अरे बेटा, तुम क्या यहाँ पर नहीं आए हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। जी पंडित जी प्रणाम, मैं काफी दूर से आया हूँ, मैं एक दूर के गांव का हूँ, मैं इस गांव में किसी को भी नहीं जानता, क्या मैं मंदिर में विश्राम कर सकता हूँ? अरे बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? अपने बारे में कुछ बताओ। पंडित जी का सवाल सुनकर भीम सोच में पड़ जाता है कि अब क्या बोले, सच तो नहीं बता सकता था। जी पंडित जी, मेरे पिताजी बिरजू सेन हमारे गांव के एक जाने माने पंडित जी हैं। मेरा नाम भीम सेन है। अच्छा, तो तुम पंडित परिवार से हो, किंतु घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मैं अपने घर से दूर रहकर कुछ सीखकर अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, परंतु मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। वो बेटा, पीछे ही मेरी कुटिया है, मैं वहाँ पर अकेला ही रहता हूँ और इस मंदिर की देखभाल भी मैं ही करता हूँ। चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तुम इस मंदिर का सारा काम संभाल लेना, जैसे कि इसकी साफ सफाई, पूजा वगैरह की तैयारी, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। पंडित जी की बातें सुनकर भीम बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है तीर निशाने पर ठीक लग गया है। इस पंडित को कोई शक नहीं हुआ और यह मुझे भी पंडित ही समझ रहा है। क्या था, अगले ही दिन भीम ने अपना भेष बदलकर पंडित के भेष कर लिया था। चोटी, धोती, कुर्ता और माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। पंडित जी के साथ मंदिर में काम करने की वजह से सभी लोग उसे पंडित ही मानने लगे। वो भी पंडित जी के साथ रहते रहते यहाँ की सारी विधियाँ, उच्चारण, आरतियाँ सब कुछ सीख गया। पूरा गांव उसे पंडित भीमसेन के नाम में जानने लगा। का जीवन मजे में कटने लगा। इसी गाँव के एक सेठ दीनी शर्मा के सबसे अमीर व्यक्ति थे, तो उनकी शादी नहीं हुई थी, इस कारण उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। पंडित जी, परसों हमारे घर में हवन और पूजा है, आपको याद है ना? पूरी तैयारी कर लीजिएगा और पे बाजार जाएगा। हाँ जी सेठ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। हर साल ये हवन और पूजा करवाते हैं और गरीबों में दान बांटते हैं। चिंता ना करें, मैं सब कुछ तैयारी के साथ पहुंच जाऊंगा। जी भीम से कहते हैं, अभी परसों वहाँ पर सेठ जी के वहाँ पूजा है और हवन भी करना है, तो हर साल ये हवन और पूजा करवाते हैं। तुम्हें सामान का लिस्ट दे दूंगा, सारा सामान खरीद कर मंदिर में तुम कल रख देना। परसों सुबह जल्दी ही हमें उनकी हवेली पर जाना है। नियमित समय पर पंडित जी और भीम जी के हवेली पर
पहुंच जाते हैं। ये विशाल हवेली देखकर भीम हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, इतनी बड़ी हवेली, वाह, ये तो बहुत बड़े पैसे वाले सेठ लग रहे हैं। लगता है खूब माल मिलेगा। पंडित जी और भीम सेठ के वहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा और हवन संपन्न करते हैं। उनको इतनी निष्ठा और अच्छे से पूजा और सभी कार्य करते देख सेठ जी पंडित जी से पूछते हैं, ये लड़का कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। हाँ सेठ जी, कुछ दिन पहले ये मेरे पास आया है। इस घराने से ही है। ये पिता भी अपने गांव के पंडित है। बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का है। भीम को जब पता चलता है सेठ जी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, के दिमाग में एक तरकीब आती है। इसी तरह इस सेठ जी को अपने बातों में फंसाकर इनके घर में मेरी जगह बनानी होगी। क्योंकि भीम काफी काला चालाक किस्म का लड़का था, सेठ जी के वहाँ आना जाना शुरू कर देता है। इसी बहाने से वो अक्सर सेठ जी के वहाँ आता, ऐसी मीठी मीठी बातें करता, इसलिए सेठ जी को उसको कुछ ही दिन में बहुत पसंद आ गया। एक दिन पंडित दीनदयाल दर्शनों के लिए मंदिर पे आते हैं। वापस जाते समय सीढ़ियों के सामने उसकी सोने की चेन गिर जाती है और भीम की नजर पड़ती है। उसके मन में लालच आ जाता है, तो दूसरे ही पल में सोचता है, ये सोने का चेन मैंने सेठ जी को लौटा दी, के मन में मेरे प्रति विश्वास और जाग जाएगा। अच्छा मौका है दिल में अपनी जगह बनाने का। सोचकर वो तुरंत चेन उठाकर सेठ जी को सौंप देता है। अरे रुकिए सेठ जी, ये देखिए, आपकी सोने की चेन यहाँ पर गिर गई है। अरे ये सच में मेरी तो है, मुझे पता ही नहीं चला ये कब गिर गई। भाई तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। अगर कोई और होता तो इतनी महंगी चेन वापस नहीं करता। दिनों बाद भीम मन ही मन एक प्लान बनाता है। ये व्यक्ति को 500 रुपए देकर कहता है, देखो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। दीनदयाल रोज सुबह मंदिर आता है। इस समय उनके पास कोई नहीं होता। जब वो मंदिर से निकले तो थोड़ी दूर जाने पर उसको रास्ता में रोक कर से उनका बटुआ छीन लेना। भाई मैं वहाँ पर आ जाऊंगा, तुमसे लड़ने लग जाऊंगा। मुझे नकली मुक्के और लात मारना, चले मैं भी तुम्हें मारूंगा और तुम वहाँ से भाग जाना। अगले दिन जब पंडित दीनदयाल मंदिर से निकलते हैं, समय के अनुसार वो गुंडा वहाँ पर आता है। वही करता है जो भीम ने कहा। तुरंत वहाँ पहुंचकर व्यक्ति से लड़ने लगता है। सेठ जी के अपने प्रभाव बनाने के लिए उस व्यक्ति से झूठ मूठ का मार भी खाता है। सेठ जी का पर्स वापस लेकर उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद सेठ जी के मन में भीम के लिए बहुत प्यार और विश्वास जाग जाता है। उसे पसंद करने लगते हैं। अगर आज ये लड़का ना होता तो ना जाने क्या होता। आहो इसका। दीनदयाल शर्मा एक दिन पंडित को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये लड़का भीम बहुत ही पसंद है। काफी ईमानदार और अच्छा लड़का है और फिर पंडित परिवार से भी है। मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस भीम सेन को गोद ले लूँ, इसे अपना बेटा बना लूँ। बात सुनकर पंडित जी हैरान हो जाते हैं, तो खुश भी होते हैं। अरे सेठ जी, लड़का तो सच में हीरा है, हीरा। आप इसे अपने शरण में ले ले तो इसका जीवन सुधर जाएगा। पंडित जी वापस मंदिर पर जाकर ये खुशखबरी भीम को सुनाते हैं। अरे भीम, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा क्या हो गया पंडित जी, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। दीनू शर्मा ने आज मुझे अपने घर बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भीम को अपने वारिस बनाना चाहता हूँ, यानी वो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। अमीर व्यक्ति के पुत्र बनकर तो तुम राज करोगे। बताओ, है ना ये खुशी की बात सुनकर ही भीम के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि मनोकामना पूरी हो गई थी, परंतु नाटक करते हुए बोलता है, और आपको छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा? अकेले नहीं हो जाएंगे? बेटा मेरी चिंता मत करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम कौन सा दूर जा रहे हो? इसी गाँव में तो हो, लोग रोजाना ही मिलते रहेंगे। बस तुम अभी सेठ जी के हवेली में जाने के लिए तैयारी करो। भीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। मन ही मन सोच रहा था कि तीर इतना जल्दी निशाने पर लग जाएगा, तो उसने सोचा ही नहीं था। वो सोचता है कि मेरे पिताजी तो मुझे बहुत ताना मारते थे, आई नहीं बनोगे तो क्या राजा बनोगे?
वो जाकर उन्हें बताए कि मैं तो सचमुच राजा बनने वाला हूँ। आखिर मेरा सपना जो पूरा होने के लिए जा रहा है। कुछ ही दिनों में पंडित दीनू शर्मा भीम को अपना पुत्र बनाकर अपने घर में रख लेता है। धीरे धीरे उसे अपने कारोबार के बारे में समझाने लगता है तो खुशी के मारे फूले नहीं समाता। ने ऐसा इतना पैसा और इतना ऐशो आराम कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खूब ठाठ से रहने और खाने पीने लगता है। नौकरों पर हुक्म चलाने के लगता है। वो सेठ जी के काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। सारा दिन नौकरों पर हुक्म चलाता, पीता और आराम करता। कि जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजरने लगी। मैं भूल जाता है कि वो असल में है कौन। भीम से कहते हैं, अरे भीम बेटा, आज दूर गांव से 3-4 व्यापारी आ रहे हैं। उनसे कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। वो लोग आए तो तुम भी मेरे साथ बैठना ताकि तुम काम की सभी बारीकी को समझ सको। मुझे तुम्हें ये सब संभालना ही है। ये जैसे आपकी आज्ञा। वो लोग हवेली पे आते हैं। सेठ जी भीम को भी बुला लेते हैं। मैं आप लोगों का परिचय अपने पुत्र से करवाना चाहता हूँ। ये है पुत्र भीम। सेठ जी भीम को उन लोगों से मिलवाते हैं। से एक व्यक्ति जैसे ही भीम को देखता है वो चौंक उठता है। व्यक्ति काफी देर तक भीम को घूरता रहता है। सेठ जी से पूछता है, आपका पुत्र कैसा हो सकता है? मैं तो सुना था आपकी कोई संतान नहीं। आपने ठीक सुना था, मैंने इसे गोद लिया है। पर व्यक्ति बोलता है, तो घराने का पंडित है, अपने एक नाई के लड़के को गोद कैसे ले लिया? जी सुनते ही गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। नाई का लड़का? ये क्या बकवास कर रहे हो? तो पंडित घराने से है। आओ तो गांव के पंडित से पूछवा सकता हूँ। फिर व्यक्ति बोलता है, ऐसे पहचान गया हो, ये मेरे ही गांव का जू का एक लौता बेटा भीम है कि अपने बूढ़े बाप को अकेला छोड़कर यहाँ पर आकर मजा कर रहा है। सी बातें सुनकर भीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर जाता है कि तो उसकी पोल खुल गई है। मैं नहीं जानता था कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। वो एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। भीम घबरा कर सेठ जी से माफी न मांगने लगता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे झूठ बोला था। यह व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं एक नाई का ही बेटा हूँ। मंदिर में पंडित जी के पास रहने के लिए मैंने यह झूठ बोला था कि पंडित घराने से हूँ। ऐसी बातें सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। ये नौकर से कहकर सेठ जी भीम को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो सब जगह से धक्के और गालियां खाने के बाद भीम अपने पिता के पास वापस गांव में जाता है। भीम को देखकर उसकी पिता उसे गले लगा लेता है। भीम उससे माफी मांगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने हैसियत को भूलकर बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उसे पूरा करने के लिए बहुत गलत रास्ता अपनाया। उसे अपने बारे में झूठ बोला और आपको इस उम्र में अकेला छोड़कर चला गया। पिताजी, इन सब बातों की मुझे सजा मिली है। आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। समझ गया हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं अपनी सच्चाई अपनाकर पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, ताकि झूठ और मक्कारी से अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोचना चाहिए। इनकी बातें सुनकर उसके पिता कहते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम लौट के मेरे पास वापस आ गए। बस मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ। मैं जिंदगी ने बहुत अच्छी सीख दे दी है। आइंदा तुम कभी भी अपने जीवन में रास्ता नहीं भटकोगे।